Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We have stopped our topic from Ghulam Muhammad 1951 till 1955. उससे पहले रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी क्या थी? There was a general अकबर खान, सीनियर कमांडर थे पाकिस्तान आर्मी के अंदर उस वक्त, और वो लियाकत अली खान की हुकूमत से नाराज थे. Why? Because when Pakistan came into being, हमने पहले पढ़ा चैप्टर 11 के अंदर कि कायदे आजम ने 500 ब्रिटिश ऑफिसर्स बड़े रैंक के ऊपर जो है ना वो वहां से लिए थे, क्योंकि वी वर हैविंग अ शॉर्टेज ऑफ द ब्रिटिश ऑफिस ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स, राइट. फिर जनवरी 1951 के अंदर सर डगलस ग्रेसी ये थे आपके कमांडर इन चीफ पाकिस्तान आर्मी के, जिनको रिप्लेस किया था फिर अयूब खान ने. तो जनरल अकबर खान पाकिस्तान आर्मी के अंदर कमांडर थे उस वक्त, और उनको बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स की सपोर्ट भी थी. वो क्या कॉन्स्पिरेसी थी कि वो एक तो लियाकत अली खान की हुकूमत को करप्ट हुकूमत समझते थे, वो हुकूमत का तख्ता उलटना चाहते थे. सो like with the help of other chief of general staff and other 14 officers, and they tried to cope or to take over the government. तो ये रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी हुई. इसमें दूसरी वजह ये बताते हैं कि मुस्तकिल जो है ना ब्रिटिश ऑफिसर्स हाई रैंकिंग के ऊपर देख के ये जनरल वगैरह और ये पाकिस्तान आर्मी के लोग नाराज थे. और जो कश्मीर के अंदर वॉर हुई थी, कहते हैं तारीख में लिखा है कि मेजर जनरल अकबर खान कहते हैं कि 4 घंटे के फासले पे थे हम कश्मीर के ऊपर कब्जा करने के, लेकिन सीज फायर कर दिया गया और ये वो जंग हार गए थे और कश्मीर हिंदुस्तान के हिस्से में चला गया था. तो इसको टेक ओवर किया फिर अयूब खान ने, और अयूब खान फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने और उन्होंने इनको जनरल अकबर खान को हेडक्वार्टर्स भेज. तो ये 3 वजूहात थी कि जो रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी की वजह बनी है. इसमें फिर लियाकत अली खान को जो है ना वो असैसिनेट कर दिया गया, वो फिर शहीद कर दिए गए लियाकत अली खान, और उन्होंने मुल्क और मिल्लत के लिए बहुत काम किया. एंड द गवर्नमेंट गेव हिम द टाइटल ऑफ शहीद मिल्लत. अब जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि गुलाम मोहम्मद became the third governor general of Pakistan, and he was the first or the major political figures in Pakistan who had risen from amongst the civil service to high office. यानी एक सिविल सर्विस से हाई ऑफिस में आए गए ये, और उस वक्त ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर बने आफ्टर द डेथ ऑफ लियाकत अली खान. Now, in the era of Malik Ghulam Muhammad, economic development plan was set up in 1951. A planning board was set up in 1953, and the first 5-year plan was drafted in 1956 to develop the agriculture, industry, power, communication, and mining sectors as well as social uplift schemes. ये मुख्तलिफ काम मलिक गुलाम मोहम्मद के एरा के अंदर हुए. और व्हाट वाज द प्लान? अ जूट फैक्ट्री जो थी उसको ईस्ट पाकिस्तान के अंदर बनाया गया. नेचुरल गैस वाज डेवलप्ड एट सुई बलूचिस्तान के अंदर. और फिर इन्होंने ख्वाजा नाज़मुद्दीन को डिसमिस कर दिया प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से. असेंबली डिसॉल्व हो गई और फिर उसके बाद मोहम्मद अली बोगरा प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने उस सीट को संभाला प्राइम मिनिस्टर की. मोहम्मद अली बोगरा तीसरे प्राइम मिनिस्टर बने थे और ये एम्बेसडर थे यूएसए के, एंड बिलोंग टू द ईस्ट पाकिस्तान. ही वाज एन एबल पर्सन बट डिड नॉट हैव अ साउंड पॉलिटिकल नॉलेज. और मलिक गुलाम मोहम्मद ने इनको प्राइम मिनिस्टर भी इसी वजह से बनाया था कि ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को जो है ना वो प्लीज करने के लिए, उनको खुश करने के लिए. इससे पहले अथॉरिटीज गवर्नर जनरल के पास थी और इन्होंने एक लॉ पास किया था कि वो अथॉरिटीज जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर के पास आ जाएं फॉर डिसीजन, एंड नो वन फ्रॉम आउटसाइड द असेंबली वुड बिकम द मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर. ये एक लॉ पास किया था इन्होंने, बोगरा ने. और जो परोडा था, जो करप्ट एलिमेंट को ख़त्म करने वाला मामला था, उसको भी बहाल किया, जो कि ग़ुलाम मोहम्मद जो उस वक्त के गवर्नर जनरल थे उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई. तो ड्यूरिंग हिज विजिट टू अमेरिका, ये बोगरा गए अमेरिका विजिट पर और गवर्नर जनरल ने इनको डिसमिस कर दिया अपने ओहदे से.
और इनकी नेहरू के साथ भी बातचीत हुई कश्मीर के इशू के ऊपर 1953 के अंदर, लेकिन वो बातचीत भी फेल हो गई कश्मीर के मामले के अंदर। पोगरा फार्मूला इन्होंने दिया था अक्टूबर 7 के अंदर 1953 के बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यानी रिप्रेजेंटेशन तमाम 5 प्रोविंसेस के अपर हाउस के होंगे, 300 सीट्स होंगी लोअर हाउस की, और ये इन्होंने एक फार्मूला दिया था कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। गुलाम मोहम्मद ने जब अपॉइंट किए थे 5 बाहर के लोगों को कैबिनेट के, तो मौलवी तमीजुद्दीन खान चैलेंज डिसीजन सिंध कोर्ट के अंदर, और उनके फेवर में वो डिसीजन गई थी, लेकिन उनके खिलाफ फिर वो फेडरल कोर्ट में गए गुलाम मोहम्मद, और वहाँ पे जो डिसीजन ऑफ डिसॉल्विंग द असेंबली वो पूरी हुई। ही गॉट इलेक्शंस टू द सेकंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बट हैड टू रिजाइन अ मंथ लेटर ड्यू टू इल हेल्थ। अब इनके रेजिग्नेशन के बाद हमारे पास इस्कंदर मिर्जा गवर्नर जनरल बने 1955 के अंदर, फोर्थ गवर्नर जनरल थे, और फिर बाद में ये पहले प्रेसिडेंट भी बने। नाउ दिस पर्सनालिटी has a sound or had a sound military and political background because he had been serving as the political agent of the British. He became the acting Governor General after the resignation of Ghulam Muhammad but decided to hold the office permanently. थोड़ी देर के लिए आए थे लेकिन परमानेंट इन्होंने उसके ऊपर कब्जा कर लिया उस ओहदे के ऊपर, और ये चाहते थे कि पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग लीडर की ज़रूरत है जिसका बैकग्राउंड मिलिट्री के साथ हो और सिविल बैकग्राउंड भी हो। तो ये इनके पास दोनों बैकग्राउंड थे। इनका पहला काम क्या था कि वेस्ट पाकिस्तान स्टैब्लिश एज वन यूनिट स्कीम इन्होंने निकाली ऑन 5th of October 1955, saying that it would bring unity among all the provinces and would curtail the expenses as well. अब वन यूनिट स्कीम क्या थी? He ordered to unifying all the 4 provinces of the West Pakistan into one province. तो ये वन यूनिट स्कीम के नाम से मशहूर हो गया। To bring the efficiency in the administrative machinery of the government. Or he believed that the West Pakistan would be governed better as a single province. Second, he claimed that it will bring a sense of equality and integrity in the people of East and West Pakistan and would minimize the prejudice and provincialism and रीजनलिज्म। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उन्होंने वन यूनिट स्कीम निकाली। अदर मेन रीज़न क्या था इनका? दूसरा मेन रीज़न क्या था? टू कंट्रोल द स्टेट एक्सपेंसेस एंड यूज़ देम फॉर मोर इम्पोर्टेंट जॉब्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी खर्चों को डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करना। ये वन यूनिट स्कीम थी। अच्छा जी, और ये स्कीम जो है ना वो कामयाब नहीं हुई। वन यूनिट स्कीम वेस्ट पाकिस्तान में भी कामयाब नहीं हुई। इंडिविजुअल प्रोविंसेस ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान डिड नॉट फील हैप्पी because it prevented the political elite from having higher public offices like governor, chief ministers in the provincial administration. अब हमारे पास वन यूनिट स्कीम के बाद वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। अच्छा, वन यूनिट स्कीम को कंटिन्यू नहीं किया, कैंसिल कर दिया गया फिर याहिया खान के दौर के अंदर। 1956 के अंदर पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन was adopted by the second constituent assembly. The constitution was a compromise between the wishes of the two most important parties, the Muslim League and the United Front, and neither was completely satisfied. The constitution declared that the Islamic Republic of Pakistan was to be governed as shown in the diagram. It is in your book, पेज नंबर 125। अब कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर्स क्या थे? 234 आर्टिकल्स डिवाइडेड इन 13 पार्ट्स, पार्लियामेंट्री रिपब्लिक इन नेचर, प्रेसिडेंट को मुसलमान होना चाहिए और प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाएगा नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज को, एंड प्रेसिडेंट टू अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट इलेक्टेड बाय द नेशनल असेंबली। इक्वल सीट्स होंगी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की, और प्रेसिडेंट could have an authority to dissolve national assembly on the advice of prime minister. 2/3 majority required to pass any bill in the constitution. 2/3 जो है ना अक्सरियत होनी चाहिए कोई भी बिल असेंबली के अंदर पास करने के लिए। एंड
This constitution was opposed by Iskandar Mirza for its Islamic provisions and provincial autonomy. मार्शल लॉ लग गया था नहीं 2-2.5 साल के बाद, यानी 7 अक्टूबर 1958 के अंदर इस्कंदर मिर्ज़ा के दौर के अंदर। अब इस्कंदर मिर्ज़ा का टेन्योर होता है 1956 से 1958 तक एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। मार्शल लॉ लगाने के बाद फिर वो प्रेसिडेंट बन गए थे। इस्कंदर मिर्ज़ा के दौर के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए, यानी कि कई प्राइम मिनिस्टर चेंज किए गए इस्कंदर मिर्ज़ा के दौर के अंदर। आई चुंदरीगढ़, Ibrahim Ismail Chundrigar was the sixth Prime Minister of Pakistan, and he was a lawyer and not a politician, and he was made the Prime Minister for only 6 weeks और इनको रिप्लेस कर दिया गया एक पंजाब के लैंडलॉर्ड से, और वो लैंडलॉर्ड थे मलिक फिरोज खान। ये 7th प्राइम मिनिस्टर बने। इनका टेन्योर है दिसंबर 1957 में, और ये भी साल से कम के अंदर ही प्राइम मिनिस्टर रहे, उसके बाद इनको भी हटा दिया गया। अच्छा, इनके प्राइम मिनिस्टर हटने के बाद यानी देयर वर इवन मोर डिसएग्रीमेंट्स जो कि सिकंदर मिर्जा को खौफजदा किए हुए थी। सो ऑन 7th of October 1958, Iskandar Mirza called Ayub Khan to clamp martial law and the military rule started in Pakistan. Yani Ayub Khan became chief martial law administrator, having more powers. फिर उन्होंने क्या किया? He arrested Iskandar Mirza on 27th of October 1958 और हिंदुस्तान उनको बरतानिया भेज दिया गया और वहीं उनका इंतकाल हुआ। और फील्ड मार्शल, इनका टेन्योर शुरू होता है 1958 से 1969 तक। इसमें 1962 गलत लिखा हुआ है, 1958 till 1969। अच्छा जी, यहाँ पर हम अपने टॉपिक को ख़त्म करते हैं अयूब खान तक। फिर अयूब खान से हम आगे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दीज आर द सम क्वेश्चंस। परोडा 4 नंबर का आता है। गुलाम मोहम्मद कौन थे? 4 मार्क्स आंसर। और उसके बाद 7 मार्क्स का वाई वॉज ख्वाजा नाज़मुद्दीन डिस्मिस्ड फ्रॉम ऑफिस इन 1953, 7 मार्क्स। 7 मार्क्स के लिए यू हैव टू राइट डाउन 10 to 15 lines, means you have to finish or complete your answer in 3 paragraphs or 3 reasons. Or which of the following contributed the most of Pakistan domestic policies between 1948 till 1958? यानी 1958 तक आपके आखिरी ये इस्कंदर मिर्ज़ा थे, उसके बाद 1958 से अयूब खान का दौर शुरू हुआ था। तो इंशाल्लाह we will continue in the part 3 of this chapter number 12. I hope it will be useful for you, inshallah. Jazakallah.